ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं एंड इनके पास लगभग हमने भाई बात की थी 500 600 या 1000 केस आप बताए थे जो आप कवर कर चुके हैं। 1000 पार ही है, मतलब मान के चलो आप। 1000 पार है जी भाई। तो एक ऐसा ही कोई केस मुझे बताइए आप जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं छुटा हुआ है बट बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था लेकिन किसी रीज़न से आपने अभी तक बताया ना हो, ऐसा कोई केस बताइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मतलब क्यों हुआ कि मैं आज तक ये केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ किसी से। मतलब पुराने केस है। जबकि ये एक ऐसा मतलब इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ मतलब एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट से एक ऐसी लोकेशन थी जो कि हमारी कह सकते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि एक बार एक दौर आया, उस दौर में उस लोकेशन का ही वीडियो चल रहा कंटिन्यूसली। तो ये वो वीडियो है और मतलब मैंने आज तक डिस्कस ही नहीं किया। मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आई। तो ये जो लोकेशन है आपका कहने का मतलब ये उस किसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड थी। आज भी है। आज भी है। अगर मैं आज भी इसका वीडियो डालता हूँ मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत अच्छा रिव्यू आएगा। रिव्यू का मतलब ये है कि बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, जो कि अभी चैनल के व्यूज सब गिरे हुए हैं ना, वो भी बहुत जल्दी अब जाएंगे। ये जगह कहाँ है वही आपके उत्तराखंड अम्बाला में। अच्छा अम्बाला। हाँ हरियाणा। अम्बाला में एक प्रॉपर्टी है जिसे हॉन्टेड होटल का नाम दिया गया है जी। अब ये प्रॉपर्टी होटल है, कोई रियल एस्टेट है, ये क्या है एग्जैक्टली इसका स्पेसिफिकेशन तो नहीं दे सकता मैं, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता बिकॉज वो जो थी वो थी, लेकिन अभी तो खंडर है। मतलब क्या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, महल टाइप या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमरे ही कमरे, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, बेसमेंट ही बेसमेंट, होटल ही होगा कह सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं पता बट एक आइडिया है कि शायद होटल होगा। हाँ मतलब हमने मतलब जैसे कि हम गए पहली बार तो हॉन्टेड होटल नाम दे दिया। समझ गया। अब किसी ने स्टोरी पता करी, कहते हैं कि लोग वहाँ पे लेबर्स वगैरह की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग मर गए। फिर दूसरी कहानी सुनी हमने कि यहाँ पे जो है एक जज की प्रॉपर्टी थी, फिर इसमें विवाद हो गया और विवाद के चलते ये प्रॉपर्टी मतलब डिस्प्यूटेड में पड़ गई। फिर एक कहानी सुनी, 4-5 पार्टनर थे जिन्होंने मतलब ये मतलब स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, तो फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में बढ़ गई इनके आपस के डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि जिस हिसाब से मैं प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो नाना करते करते ये प्रॉपर्टी है और वो कंस्ट्रक्शन सब मिला मिलो के 500-600 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी 600 करोड़ इतनी प्रॉपर्टी तो होगी। वो बहुत मतलब सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही बहुत बड़ा। वो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन का कम से कम मेरे ख्याल से होगा 40-50 करोड़ से ऊपर का कंस्ट्रक्शन होगा। और उसके चारों तरफ का लैंड सोचो, इतना बड़ा लैंड है और मेन रोड के पास में है, तो कितने की प्रॉपर्टी हुई हो गई भाई करोड़ों के। और हो सकता मतलब है जो 500-600 करोड़ 500-600 करोड़ मेरे को लगता है, क्योंकि उसके आसपास भी और बहुत सारा एरिया है। लेकिन भाई अजीब बात जो है वो ये है कि वो इतनी बड़ी इतनी बढ़िया इतनी अच्छी लोकेलिटी में होते हुए भी वो आप कह रहे हो कि हॉन्टेड होटल जो आपने नाम दिया वो है। तो कैसे वो हॉन्टेड है, आपने क्या फील किया, प्लीज बताइए। अब देखो, अभी एग्जैक्ट प्राइसिंग कर रहा हूँ, इस पर कोई कमेंट करना स्टार्ट कर दे, मैं पहले बता देता हूँ कमेंट से पहले लोगों के। अब वो 500 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 600 करोड़ की है, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ की है। आप मुझे इतना बताइए कि अगर जज वाली कहानी सही है तो कौन से जज की इतनी औकात है कि वो 50 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जोड़ सकता है। क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई वो अपना सब कुछ लगा देगा, उसको जाने थोड़ी नहीं, जज की अगर आप सैलरी की बात करें तो नहीं, सॉरी, पॉसिबल नहीं है उसके लाइफ टाइम में कि आप 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो। 100-200 करोड़ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल आदमी के लिए कि जज की प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ये लोगों ने बहुत हाईलाइट उठाई थी। तो जो कंस्ट्रक्शन है 40-50-100 करोड़ का तो कंस्ट्रक्शन ही हो रखा है वहाँ पे, नॉट पॉसिबल भाई, एक सिंगल आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि लोगों का कहना है कि वो किसी जज की प्रॉपर्टी है, बट कह रहे थे लोग बीच में जो कहानियां आई थी, लोग बता रहे थे कहानियां, तो मैं उस कहानी पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि भाई या तो जज ने इतनी सारी रिश्वत ले रखी है भाई, बहुत सारी रिश्वत इकट्ठी कर, फिर भी मैं मानता हूँ फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वाइट में इतनी चीज दिखाई नहीं सकता। या फिर सच में ऐसी कहानी है कि उसने इतनी रिश्वत ली, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वाइट पे दिखाने की वजह से फंस गया और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गई। हो सकता है, या तो ऐसा मान लो स्टोरी को जी। तो मेरे ख्याल से वो जज भी कहीं ना कहीं फंसा ही पड़ा होगा अभी तक। खैर अभी आपने ना इतना सब कुछ बता दिया है कि प्रॉपर्टी क्यों डिस्प्यूटेड है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है,
बट एग्जैक्टली उस प्रॉपर्टी में क्या है ऐसा, क्यों आपने हॉन्टेड नाम दिया, आपने क्या फील किया, वो बताइए। सबसे पहले हमारा एक भाई एक्सप्लोरिंग इंडिया दीपक भाई के साथ में, ये लोग अकेले गए थे दीपक भाई के साथ में, दीपक भाई दी रियल वन वाले, द रियल वन। तो इन लोगों ने सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया था, उस लोकेशन को। अब हम हॉन्टेड लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरा जंगल का एरिया बना हुआ है, मतलब जितना प्लॉटिंग एरिया है ना वो ऑलमोस्ट कह सकते हो एकड़ में ही होगा, एकड़ों में होगा वो एरिया जितना भी है। समझ लो हाईवे किनारे एकड़ में लैंड, तो समझ लो फिर होती है इतनी महंगी प्रॉपर्टी ना जी। तो ये लोग गए फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने के लिए, एंड इनको अनयूजुअल वहाँ पे फील हुआ। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन्होंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था वहाँ पे कि हम जो है एक, अब कहते हैं ना कि अब जैसे मैं किसी खंडर में गया तो मुझे आइडिया लग जाता है कि भाई क्या चीज़ बनी होगी, ये क्या चीज़ है ऐसी, मतलब इतने सारे कमरे हैं, इतना सारा ये है, जंगल के बीच में है, मतलब उसके लिए इतना सारा लैंड छोड़ा गया है, मतलब रिजॉर्ट होटल कुछ ऐसी बड़ी बहुत बड़ी ऐसा कुछ हो सकता है जी। कॉलेज तो है नहीं कि क्लासरूम बने हो, वहाँ किचन मतलब बाथरूम हर कमरे में, मतलब वॉशरूम्स वगैरह बने थे, तो होटल भी हो सकता है, होटल ही हो सकता है जहाँ तक जी। तो इन्होंने जब एक्सप्लोर किया, इनको सबसे पहले वहाँ पे एविडेंसेस, अनयूजुअल एविडेंस जिन्हें कह सकते हैं कि आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ आपको डर लग रहा है, उस जगह पे डर लग रहा है कि आपको कोई देख रहा है, आपके सामने कोई जा रहा है, कोई भाग रहा है। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भाई, कम से कम 5-6 मंजिल तो थी मेरे ख्याल से शायद वो, ठीक है, और एक ही में कम से कम मान के चलो 15, 20, 30, 40 कमरे, 15, 20, 30 कमरे कम से कम इतने तो होंगे या ज़्यादा ही होंगे शायद जी। मतलब ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हॉन्टेड लोकेशन के नाम पे हमने जितनी भी आज तक एक्सप्लोर करी हैं, वास्ट, बहुत वास्ट जिसे कहते हैं, बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक राजगढ़ ही एक ऐसी जगह है राजस्थान में जिसको मैं एक वास्ट एरिया मानता हूँ, क्योंकि राजगढ़ सबसे बड़ा है जी। उससे बड़ा, राजगढ़ से बड़ा मैंने कोई आज तक लोकेशन नहीं देखी। लेकिन उसके बाद अगर किसी की बात करूं, लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं हम हॉन्टेड की, कि वो हॉरर क्यों है, क्यों हॉन्टेड है, क्यों हॉरर कहानी है। इन्होंने एक्सप्लोर किया, इनको अनयूजुअल एविडेंस के नाम पे जैसे कि कई बार डर लगा उस जगह पे। आई थिंक इन्होंने रैप अप कर दिया था वहाँ पे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया था इन्होंने, लेकिन एक कहते हैं ना जिसे मिस्ट्री में वो वीडियो, सस्पेंस में वीडियो खत्म हो गया था जी। उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं था वहाँ पे। लेकिन जब पब्लिक ने वो वीडियो देखा, सबका रेस्पॉन्स ये था कि इसको एक्सप्लोर किया जाए अच्छे से, इसको प्रॉपरली डिटेल में जाया जाए। तो दीपक वर्मा उसको डिटेल में शूट करने के लिए वहाँ पहुँचे, ठीक है। अब जब ये दीपक वर्मा वहाँ पहुँचे तो ये और इनके कैमरामैन, बेसमेंट में तो भरा था पानी इतना इतना, वहाँ जा नहीं पाए। जब ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के आसपास या फर्स्ट फ्लोर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मोशन सेंसर रखा पूछने के लिए कि अगर आप कोई मौजूद है तो इसको चला के देखो। वो जला, मोशन सेंसर में जब एक्टिविटी हुई और फिर इनको जो आवाज़ें आई, वो आवाज़ें कुछ ऐसी थी कि जैसे सच में कोई आपको डराना चाहता हो, सच में ही कोई आप पे अटैक करना चाहता हो। वहाँ से इनका इंटरेस्ट चेंज हो गया वीडियो की तरफ में। और दीपक का अगर आप वहाँ, दीपक, मैं एक इसमें बात जोड़ता हूँ दीपक वर्मा की, कि उन्होंने ये मेंशन भी किया है अपने कई सारे वीडियो में कि ये उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले हम सब जानते थे कि दीपक वर्मा द रियल वन मतलब भूतों की ऐसी तैसी करने में बिलीव करते थे, जगह जगह जाके मतलब जो है तो हिम्मत आ जाओ। हाँ। ये एक टर्निंग पॉइंट था, और ये टर्निंग पॉइंट भी वो टर्निंग जो मैं बता रहा हूँ वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से उनको एक्चुअल में लगा कि कुछ है जो डरा भी सकता है। तो जब वो अनयूजुअल आवाज़ें आ रही थी, इसके बीच में क्या होता है, इन्होंने कैमरा सेट किया और सामने का कैमरा सेट था, एक प्रॉपर जो है गैलरी थी ना, वो गैलरी होती है होटल की। तो ये इस साइड खड़े हुए थे, तो सीढ़ी के पास में, तो वो उस साइड वाली, मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि एक सीढ़ी इस साइड से एक सीढ़ी उस साइड से भी है। तो उस साइड से जो वॉल थी वहाँ से एक प्रॉपर शैडो, जिसके पाँव नहीं है, अपर बॉडी है, वो प्रॉपर इनके वीडियो में कैप्चर हुई, जाती हुई, चलती हुई। उसने कम से कम 3 सेकंड में क्रॉस किया, और ये वो एविडेंस है जो आज तक दुनिया देख रही है। और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से दीपक का सिनेरियो चेंज हो गया। माइंड ऑफ बिलीफ
माइंड का जो उनका बिलीव था वो चेंज हो गया। जहाँ से उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई पैरानॉर्मल में कुछ तो है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है, जो एक्चुअल में अनएक्सप्लोर्ड है, पैरानॉर्मल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। यानी कि वन ऑफ द फर्स्ट केस था जिसमें एक्चुअली में चीजें फील हुई और उनको विश्वास हुआ। हाँ, देखो विश्वास वाली बातें अगर हम करते तो विश्वास तो मैंने पहले भी दिलाया है, कई चीजें ऐसी हुई हैं कहते हैं, लेकिन जब तक इंसान साक्षात आंखों से कुछ देख ना ले तब तक वो नहीं मानता। अब मेरे सामने, अब मैं इस फोन में दिखा रहा हूँ कि भाई मैं पूछ रहा हूँ सवाल कि हम लोग कितने हैं, तो वहां से रिप्लाई आ रहा है 3 हो तुम, और हम 3 ही खड़े हुए हैं। हम तीनों में से किसी का नाम बता दो, नाम भी आ रहा है, तुम कितने हो, 10 हो हैं। किसका नाम लिया था? जैसे मेरा नाम दीपक वर्मा का नाम या किसी का नाम आ रहा है, प्रॉपर नाम आया? हाँ प्रॉपर नाम आया, कई बार आया, लेकिन फिर भी स्टिल वो एक बिलीव करने वाली या आगे रिसर्च करने वाली चीज हो गई। लेकिन साक्षात आंखों के सामने आप देख रहे हो कि एक शैडो प्रॉपर ऐसे जा रही है, क्या करोगे आप? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब करोगे क्या? तो इन्होंने भी वहां पे यही किया, इन्होंने कि भाई ये तो सामने ही कुछ हुआ है करके, इन्होंने वीडियो देखा उसी टाइम रिवाइंड करके, वहीं से इसका बिलीफ स्टार्ट हो गया। उसके बाद इन्होंने उसको मेरे ख्याल से शायद एक बार और एक्सप्लोर किया या नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में पूरा इंटरनेट में सेंसेशन बन गई वीडियो है। ऐसी सेंसेशन बन गई कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करो, जाओ कि ना जाओ। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने मुझे लगातार पिंच करना स्टार्ट कर दिया, अम्बाला होटल जाओ, होटल अम्बाला जाओ कि ना जाओ। ठीक है भाई, मैं दीपक को बोला लोकेशन दो, मैं जाके आता हूँ, या फिर साथ चलो। तो पहले साथ चलने की प्लानिंग थी, लेकिन उनका कुछ काम आ गया था, तो उन्होंने मुझको लोकेशन दे दी। मैंने कहा आप जाओ, अभी मेरा थोड़ा मुश्किल है, तो आप जाके आओ एक बार, तो और देख लेना जो भी इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर उसको डिटेल में करना। अब हम पहुँचे ऑलमोस्ट 2 बजे, मतलब जिसे हाई पीक टाइम कहते हैं ना, हम ऐसे टाइम पे घुसे वहाँ पे। हम थे कृष्णा, मैं और शायद अरुण, आई थिंक हम 3 लोग थे। हाँ, हमने शिमला का ट्रिप करना था, तो हम होटल अम्बाला से होते जा रहे थे। हम 2 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे, एंट्री करी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही हमारे साथ में हादसे स्टार्ट हो गए। मतलब प्रॉपर कोई दौड़ के भाग रहा है भाई हमारे सामने से, वो वीडियो में हम कैप्चर नहीं कर पाए। शैडो या प्रॉपर इंसान या कोई? शैडो। हमें पाँव की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें पाँव दिख नहीं रहे, शैडो दिख रही है बस, हमें बस एक फॉग, मूविंग फॉग दिख रहा है। और उनकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हमारे सामने, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमसे 50 मीटर दूर 4 लोग बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, हमें उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और उस प्रॉपर्टी में दूर दूर तक कोई नहीं है। आप सोचो क्या हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब यहाँ तो 4 लोग प्रॉपर बात कर रहे हैं। मैं कॉम्बिनेशन करके देखता हूँ कि क्या है करके, लेकिन वहाँ तो कॉम्बिनेशन करने से पहले ही वो लोग बात करने लग गए, आगे से खुद ही रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, मैंने वहाँ पे एक जानवर भी देखा, रिकॉर्डेड है या नहीं है मुझे श्योर नहीं है, लेकिन कहना है जिसे पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना उस लोकेशन को, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर थे उसके मैंने सब किए। एक कमरे में मुझे परछाइयाँ दिखी, हर कमरे में, ऑलमोस्ट हर कमरे में। और लिफ्ट के जो शाफ्ट थे उसमें प्रॉपर तरीके से मूवमेंट ऐसी कि जैसे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही हो। लिफ्ट लगी नहीं है, लिफ्ट है ही नहीं, लिफ्ट नहीं है। अरे यार ये सच में अजीब है यार, लिफ्ट नहीं है वहाँ पे। हमने नाइट विजन कैमरा लगाया, उसमें भी प्रॉपर हमारे शैडो कैप्चर हुई। ग्रिड यूज़ किया था नहीं किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन नाइट विजन में तो प्रॉपर हमें वो चीज़ दिखी है, शैडो मूविंग ऑब्जेक्ट दिखा है प्रॉपरली। अब यहाँ पे कृष्णा भाई डरते नहीं हैं, मैं डरता नहीं हूँ। जब तक हमारे पास लेपर्ड का सीन नहीं है हम डरते भी नहीं हैं, लेपर्ड से भी इतना डरते नहीं हैं। लेकिन हाँ, वहाँ एक सोचने का विषय होता है कि अपनी जान की सेफ्टी पहले जी, लेकिन भूतों के पास में हम डरते नहीं।
जितनी एक्टिविटी हो रही थी हम उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे उसको। फिर वहाँ से ना हम जाते हैं एक एंड सेक्शन में जहाँ पे कमरे अनकंस्ट्रक्टेड रह गए थे, मतलब दीवारों में प्लस्तर भी नहीं था। और मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि यही जगह है जहाँ लोग बैठ के बात कर रहे थे शायद। और मुझे कहते हैं ना आप साइकिक बन जाते हो धीरे धीरे ये सब चीज़ें करते करते। तो मुझे ये फील हो रहा था कि ये सारे लेबर लोग जब काम करते थे और जब इनका लंच टाइम होता था ये वो लोग यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठ के लंच करते थे। मुझे ये फील हो रहा है। और जब मैंने वहाँ पे गया और सच में कॉम्बिनेशन किया भाई साहब, सच में वही वहाँ पे स्मेल आ रही थी, प्रॉपर वहाँ पे उस चीज़ की स्मेल आ रही थी कि भाई ये चीज़ एक्टिविटी यहाँ पे रन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं लोग। और फिर जब हम लिफ्ट की तरफ और वो गैलरी टाइप का पूरा गोल टाइप का एरिया था लिफ्ट के लिए, मतलब इतना बड़ा गोल पूरा, समझ लो जितनी में एक बिल्डिंग बन जाती है ना रहने के लिए, उतना एरिया सिर्फ लिफ्ट का ही था उसका। मतलब वो एरिया छोड़ा हुआ था लिफ्ट, मतलब आप तो लगी नहीं थी लेकिन एरिया छोड़ा हुआ था लिफ्ट के लिए। आप समझिए कि जैसे कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है लंबाई में, तो ऐसी गोल बिल्डिंग इधर और ऐसी गोल बिल्डिंग इधर सिर्फ लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने के लिए बनाई गई थी। मतलब सोचो कि इसका कम से कम 4 गुना 5 गुना इस बिल्डिंग का इतना बड़ा एरिया, वो भी लिफ्ट की गैलरी थी वो। और लिफ्ट के 3 लिफ्ट लगी थी वहाँ पे सामने ना, तो उसके वो खाली थे पूरे के पूरे। वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ पे फिर मुझे वो सब चीज़ें फील हुई है बहुत तगड़े तरीके से। मैं उसको एविडेंस रिकॉर्ड किया मैंने, और अभी तक कह सकता हूँ कि जिसने भी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होटल हॉन्टेड अंबाला की हो, तो वो अकेला बंदा मुझे इसमें मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं हूँ जिसने उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। अब इन्वेस्टिगेट करते करते हमको 2.5 घंटे के आसपास बीत गए थे और ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। 4 बजने वाले थे कि हमें एकदम से कुछ आवाज़ मतलब कुछ ऐसा आया जब हम नेक्रोफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे थे कि मतलब वो स्पिरिट वहाँ से जा रही है, लाइक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। और सडनली एकदम से हवा मतलब जो कहते हैं ना ऑरा, पूरा जगह का ऑरा ही चेंज हो गया। मतलब वहाँ पे एकदम से हवा ही पूरी एकदम से, सोचो कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में हो, आप पसीने से तर हो, सडनली 1 सेकंड में ऐसा क्या होगा कि आपकी हवाएं चेंज हो जाएंगी और आपको पसीने भी नहीं आ रहे हैं, ठंडा लगने लग जाएगा। ठंडक बढ़ गई थी वहाँ, पूरा एरिया ठंडा हो गया एकदम से। और कहीं गुरुद्वारे में शायद मेरे ख्याल से जो सुबह की 4 बजे की आसपास कुछ होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अब ये तो नहीं पता लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, नाम नहीं पता है। तो वो आवाज़ें हमने सुनना स्टार्ट किया। जैसे वो आवाज़ें आई, मतलब वो पूरा इन्वायरमेंट एकदम क्लीन, ऐसा लग रहा कि हम मतलब प्रॉपर आउटिंग में आए हुए हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। यार एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गई इन्वेस्टिगेशन, हम चले गए, अपना शिमला कवर कर लिया हमने। फिर सब कुछ चीज़ें वापस आ गई, हम वापस भी आ गए। अब इस वीडियो को डालने के बाद में सेंसेशन और ज़्यादा बढ़ गई, पब्लिक पागल हो गई, दोबारा जाओ दोबारा जाओ दोबारा जाओ दोबारा जाओ। भाई खटीमा से 18 घंटे की ड्राइव जी, होटल अंबाला कम से कम, और मेरा एक्सपेंस मान लीजिए कम से कम 10,000 मिनिमम है तो भाई। एक वीडियो में व्यूज़ आए मेरे 30-40 हज़ार। अर्निंग के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है, चलो जो सपोर्ट दे रही जनता, मैं खुश हूँ, धन्यवाद आपका, ठीक है। तो आप खुद सोचो, इतना आसान नहीं ना तुरंत मैनेज करना। मैंने वेट किया, मैं जाऊँगा ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो, आप सब लोग कह रहे हो तो जाऊँगा ज़रूर। एक बार दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे थे, मैं चाहता हूँ 11-12 बजे जाऊँ और 4 घंटे देता हूँ। अब इतना कुछ चल रहा था। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई साहब फतेह सिंह, ऑलमोस्ट 50-55 के बीच में होंगे जी, एंड अपनी लाइफ अच्छी इन्जॉय करी उन्होंने। वो आ गए, मतलब सीखे चलो मैं स्पॉन्सर करूँगा ये पूरा ट्रिप, मेरी तरफ से स्पॉन्सर। चलो गाड़ी में बैठो, मतलब आपकी गाड़ी मत ले जाऊँ। उनकी पुरानी वाली जो इंडेवर आती थी ना, बहुत शौकीन थे गाड़ी के, 7 का गाड़ी का उनका एवरेज है। मतलब सॉरी मत ले जाओ, जब खर्च कर ही रहे तो स्मार्टली खर्च करो। मेरे पास अमेज है, ये 28 का एवरेज देगी कम से कम, इस पे चलते हैं। 3 गुना हाँ बचेगा अपना, 3 गुना क्या, ज़्यादा ही बचेगा, ज़्यादा ही हो गया, 4 गुना
4 गुना 28। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा खासा पैसा बचेगा, आप खर्च ही कर रहे हो मेरे पे, इतना स्पॉन्सर कर रहे हो तो सही जगह से अच्छे से करो ना फिर। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली, मैंने इसमें चलते हैं। और मैं सच में खुश नसीब हूँ कि मेरे पास में इतने अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं जो बीच बीच में आते हैं और मेरे को वो ट्रिप्स करवाते हैं जहाँ जहाँ लोकेशन। जैसे कि अभी मैं लंबी दर माइंस गया, वहाँ के लिए भी मेरे एक सौरभ भाई हैं कासगंज से जी। उन्होंने वो पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया। बल्कि वो 3 लोग थे या 4 लोग थे, उन्होंने पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया, मतलब मेरा 0 एक्सपेंस। उन्होंने कहा कि आप लंबी दर माइंस हमारे साथ चलो, एक्सप्लोर करेंगे उसको। मतलब आप लोगों की सेफ्टी मैं रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूँगा साथ में, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर हम करेंगे पूरा। उससे पहले भी उन्होंने किया, ठीक है। फतेह भाई ने भी मेरे लिए पहले कुछ ट्रिप स्पॉन्सर किए हुए हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास में व्यूज़ कम हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन जो हैं वो गोल्डन है। हाँ, सारे लॉयल हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, रियल में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फतेह सिंह भाई साहब के साथ हम निकल लिए वहाँ से। एक हमारा एक राजा नाम से भाई था, एक वो मुझे उस टाइम कोई कैमरामैन मिला नहीं, तो मैंने राजा भाई चल लो, अशोक राजा नाम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। वो हम 3 लोग चल दिए। अब ड्राइव तो करनी थी गाड़ी, तो मैंने ड्राइव करी 18 घंटे। 18 घंटे ड्राइव करके हम सीधे लोकेशन में घुस गए। सोचो मतलब कितना जुनून होगा उस लोकेशन के लिए हमारा, और कितना जुनून था पब्लिक का उस टाइम पे उस लोकेशन के लिए कि मैं 18 घंटे ड्राइव करके सीधे हॉन्टेड अंबाला होटल के अंदर 12 बजे के आसपास एंट्री मार दी। फतेह भाई देखते आए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन कि हम कितना ट्रांसपेरेंटली करते हैं। और मैं भी इसका ये हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर साथ लेकर जाता हूँ, भाई देख लो तुम्हारे सामने हो रही है, सच है या झूठ है। अब जैसे ही वहाँ, और फतेह भाई के साथ भी थोड़े से सेंसरी पार्ट्स उनके माइंड के काम कर जाते हैं लोकेशंस के अंदर। तो जैसे ही घुसते इन्होंने बोल दिया कि है यहाँ कुछ है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है ये। देखो हम किसी स्टोरी का ठेका तो ले नहीं रहे जी कि हॉन्टेड अंबाला की स्टोरी क्या थी क्या नहीं थी, क्या विवाद था क्या नहीं था, लेकिन एक खंडर, अगर एक प्रॉपर्टी अगर 40 दिन से ज़्यादा जहाँ दिया नहीं जलता, पूजा पाठ नहीं होती है, तो वहाँ मोस्टली प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वहाँ स्पिरिट्स या कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स या पॉजिटिव स्पिरिट, कोई भी स्पिरिट कह सकते हो, जो आत्मा भटक रही है वो वहाँ पे वास करने लगेगी। ये धर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि मैं आज के टाइम पे पैरानॉर्मल साइंस के साथ में अध्यात्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ जी करंटली। तो ये लिखा, अब मैं मानता भी इन चीज़ों को, तो वास करेगी, चाहे उसमें कोई कहानी हो या ना हो। तो हॉन्टेड अंबाला के हम वो पार्ट एक्सप्लोर करने गए, फतेह भाई के साथ में हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक्सप्लोर करते करते अब मैं उन सारी एक्टिविटी को फिर से वैसे रिपीट करूँ कि मोशन सेंसर पे आया, ये आया, वो आया, लेकिन हाँ चलने की आवाज़, और सच में इस बार रोने की आवाज़। रोने की पिछली बार नहीं आई थी, अभी ये पिछली बार नहीं आई थी, जो नया आया वो बता रहा हूँ। ये हमने रिकॉर्ड करी। और जब मैं फिर से उस जगह पे गया जिस जगह पे वो अनकंस्ट्रक्टेड मतलब बिना प्लस्तर वाला पार्ट था, जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे मुझे फिर गंदी स्मेल आई है, बहुत गंदी स्मेल आई, जैसे कि सच में कोई सड़ गल गया हो। और वहाँ पे फतेह भाई ने कहा कि ये जगह सच में रुकने लायक नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव है। जब हम वहाँ से बाहर आए तो उसी वो मतलब बाहर थे नहीं अंदर ही थे, उस वाले के अंदर जब कैमरे से रिकॉर्ड किया तो कुछ इस साइड का मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। क्या इस साइड का? ब्लैक शैडो इस साइड की होगी लगभग वो प्रॉपर मेरे, मैं सिर्फ कैमरे में बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बैकग्राउंड में वो ऐसे लिफ्ट से जा रही है। देख लेना वीडियो, तो एविडेंस है ही, है ना। अब उसमें तो कुछ छुपा नहीं सकता मैं, वो प्रॉपर कैप्चर्ड है। इस बार हमने वो चीज़ कैप्चर कर ली। दीपक ने बिना पाँव के एक वाइट शेडो कैप्चर करी थी, और मैंने एक्चुअल में रियल में वो ब्लैक शेडो लिफ्ट में ऐसे जा रही है, वो मैंने कैप्चर करी वहाँ पे। ये वीडियोस भेजना भाई अगर है इंटरनेट। हाँ बिल्कुल है इंटरनेट पे, बहुत सबसे हाईलाइटेड वीडियो है। मैं तो इसमें अभी भी दिखा सकता हूँ, मतलब ये है कि, लेकिन हाँ आप पार्ट्स उसको काट करके डालोगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये मतलब मेरा अब तक का हाईएस्ट एविडेंस था कि मैं प्रॉपर मेरे बैक में वो चीज़ जा रही है। इसका कोई तोड़ नहीं था कि भाई मैं कैसे इसको मतलब अनसुना कर दूं या अनदेखा कर दूं कि मैंने देखा ही नहीं है। उस दिन से मैंने माना कि हाँ एक्चुअल में एक्टिविटी
ये हमारे सामने हो रही है। लेकिन फिर भी हम वो वैसे वाले भूत से कभी सामना नहीं हुआ हमारा, जो लोगों की कहानियों में होते हैं, लंबे लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी, ऐसे वो कभी नहीं हुआ। वो कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये है कि उसके बाद, अब ये मैंने तुम्हें सेंसेशन क्यों बोला इस वीडियो को, इसके बाद और चैनल, अब नाम तो नहीं लूंगा जी, कई लोग वहाँ गए, उनको कई लोगों को लोकेशन नहीं मिली, कई लोगों को लोकेशन मिली, कई लोगों ने मुझसे मांग के ले गए लोकेशन। और वहाँ जाते ही मतलब कुछ लोगों का क्राइटेरिया माइंड में ये भी था कि यार इनको बदनाम करते हैं, ये खाली वीडियो को मतलब जो है, मैं आज तक रियल इन्वेस्टिगेशन करता आया हूँ, लेकिन स्टिल मैं ही लोकेशन दे रहा हूँ आपको और मुझे ही आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सपोज करने की कोशिश, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपोज करने का तरीका क्या होता है? मैं कहता हूँ कि चलो आप एक्सपोज करो मुझे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप पहले लोकेशन पे जाओगे, विधिवत तरीके से अगर आप किसी से पूछते हैं वहाँ के बारे में, ठीक है, मान लिया, विधिवत तरीके से, मतलब एक प्रॉपर कार्यप्रणाली की बात होती है ना, अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं तो आप उस जगह को पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे ना, राइट, कि ये जगह में कुछ नहीं है। आप घर से आपने बैग टांगा, मैं जा रहा हूँ एक्सपोज करने, वो वीडियो लोकेशन फेक है, ठीक है, आपको मेरे से जैसी आपको मेरे से लोकेशन मिली तो आपने पहले मतलब बोरिया बस्ता टांगते आपने सबसे पहले बोल दिया लोकेशन फेक है, हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम उसकी रियलिटी दिखाएंगे। आप तो वहाँ पहुंचे ही नहीं, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, इससे पहले चंपावत तिलौन वाली लोकेशन थी, उसमें भी हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जो गलत नहीं कर रहा है वो कभी डाउन नहीं होता है। चंपावत तिलौन वाली में भी मेरे साथ इन्होंने मतलब कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन डजंट मैटर, मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ। मैं इस चीज़ को देखो, मैं समझता हूँ कि ये एक शायद कम्युनिटी का पार्ट है, कि ये भी ज़रूरी है शायद लोगों के आपस में ग्रो करने के लिए, शायद उन्होंने किया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, चलता है। वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते ही बोलते हैं कि लोकेशन फेक है, पहले ही शुरू हो गए। फिर उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया, नहीं यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब आपके पास कोई एविडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, उसको चेक तो कर लो ना पहले। मतलब वो स्टेटमेंट ही ये लेके चल रहे कि है ही नहीं यहाँ तो। मैंने क्या, कई लोगों ने उस वीडियो को देख के कमेंट में लिखा हुआ है कि ये आपके सामने एक्टिविटी हो रही है, आप इस एक्टिविटी को जज नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि उनके वीडियो में एक्टिविटी हो रही है, मतलब मेरी वीडियो में होना हो, उनके वीडियो में हो रही है, और वो उसको नजरअंदाज कर गए, क्योंकि उनके माइंड का कंसेप्शन था कि हमें तो इसको एक्सपोज करना है। तो और वो इस चक्कर में उसको एडिट करना भी भूल गए, और वो उस वीडियो में प्रॉपर्ली एक्टिविटी कैप्चर भी हुई, उनकी वीडियो में वीडियो एक्टिविटी कैप्चर, मतलब लोगों ने कमेंट्स में बताया कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, उनकी वीडियो में, मतलब मेरे वीडियो में नहीं। इसलिए ये पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, सेंसेशन इतना बड़ा बन गया, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसमें, मतलब जो अपने आप को बड़े बड़े समझते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा कोई बड़ा है, ना मैं बड़ा ना वो बड़े, जो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़े बड़े, वो लोग इन्वॉल्व हो गए और वो सोच रहे थे कि इसको हम ऐसा कर लेंगे। अब उनके पीछे मतलब जितने भी हमारी पैरानॉर्मल कम्युनिटी है, जैसे कि किसी के 5,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 20,000 है, किसी के 25,000 है, फिर वो एक टाइम पे वो चला हुआ था एक्सपर्ट रिव्यू। आपने अगर सुना हो तो एक्सपर्ट रिव्यू वाले लोग बैठते थे, एक पाकिस्तान का भी था जी, है ना, शायद नाम पता होगा आपको। पता है 2-4 इंडिया के बन गए थे, 5-6 नहीं, 2-4 नहीं, 5-6 7 8-10 बन गए थे। एक टाइम आया था जब सब लोग इसी बारे ये में दौर था, मतलब उसका एक्सपर्ट रिव्यू का, कि हमारे वीडियो उठा के वो चलाएंगे और बताएंगे ये है। उनको चाहे भले कुछ पता ना हो पैरानॉर्मल के बारे में, लेकिन वो बताएंगे जरूर। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमें प्रमोट कर रहे थे, और खुद हमारे मतलब वीडियो के थ्रू, चलो एक कंटेंट था उनका, एक जैसा भी था कंटेंट था, उन्होंने पैरानॉर्मल की पढ़ाई करी नहीं करी, चलो वो सब बात की बातें, लॉजिकली वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन लोगों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं, उन्हें तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, जो हमको एक्सपोज कर रहे थे उन लोगों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। भाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी वीडियो में आप बता रहे, खुद ही लोग बता रहे कि तो हम लोगों को सपोर्ट करके कई लोगों ने उनको डाउनफॉल किया। मतलब सारी कम्युनिटी इकट्ठे आके खड़े हो गई और बोलने की ये गलत है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उनके चैनल्स पे, जो बहुत बड़े समझते हैं लोग अपने आप को, जैसा भी समझते हो। लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, होता रहता है जी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें भी शायद फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप नेगेटिविटी नहीं झेल सकते तो शायद पॉजिटिविटी कभी आप ले भी नहीं पाओगे, राइट, है ना। तो वो सब चीज़ें हुई, इसलिए वो सेंसेशन बन गया। मतलब सारी कम्युनिटी भी इकट्ठे होकर आ गए, सारे के सारे अपने अपने चैनल पे अपना एक वीडियो, हमारा वीडियो उठा के ऐसे 1-1 सेकंड चला के दिखा रहे हैं।
बता रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखो इस भाई ने ये दिखाया, इस भाई ने ये दिखाया, इस भाई ने ये दिखाया, इसलिए वो एक सेंसेशन बन गया। यानी कि अम्बाला का जो होटल है, अगर हम आज भी जाते हैं उस बारे में बात करते हैं तो लोग जानते हैं उसके बारे में, और कंट्रोवर्सी क्या हुई, क्यों हुई, वो सब आपने बताया ही। लेकिन भाई इसमें ना आपने एक बात मुझे बोली जो मैंने नोटिस की, कि आपको कभी भी साड़ी में कोई भूत या किसी पर्टिकुलर फिगर आमने सामने वाला कभी आपको नहीं दिखा, और इतने सारे केसेस आप कर चुके हो। बट आपने मुझे थोड़ा सा एक बात की थी छलावे से रिलेटेड। तो भाई जो आपने छलावा देखा, मुझे नहीं पता कहाँ देखा है, तो वो किस 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 टाइप से आपने देखा? छलावा इज अ टाइप ऑफ शेप शिफ्टर कह सकते हो आप। कहाँ देखा आपने? हमारे पहाड़ों में और हमारे गांव घर में मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। छलावा शेप शिफ्टर कहें तो गलत नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि छलावा ही शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि छलावे का सबसे मुख्य तरीका क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। मुख्य तरीका क्या है आपको मैनिपुलेट करने का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो तीन आवाज़ें लगाता है आपको पीछे से। अगर आपने मुड़े तो आप उसके छलावे में मैनिपुलेट होने लग जाओगे। दूसरी चीज़, वो आपका नियर डियर बन के आता है, जिससे कि आप इंटरेस्ट लो उसकी बातों में, कि ये हमारा खास जान पहचान वाला बंदा है, तो हम चलते हैं, इससे बात करते हैं। जितना ज़्यादा आप उनके साथ इंक्लूड होते हो उतना आप मैनिपुलेट होते हो। छलावा आपको आपके मुख्य रास्ते से भटका के ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहाँ से आपका रास्ता ख़त्म ही हो जाए लाइफ का। छलावा कई प्रकार की फॉर्म्स को ले लेता है, जैसे कि कभी इंसानों की फॉर्म अगर ना ले तो कभी सांप, कभी भैंस, कभी शेर, भेड़ या बकरी, कभी भेड़, कभी बकरी, ज़्यादा होता है। मतलब जो चीज़ आपको उस टाइम पे इमोशनली कनेक्ट कर सकती है वो उन चीज़ों का शेप लेने में। मेरा भाई फिर से वही सवाल, आपने कहा कि आपने आज तक नहीं देखा है, बट छलावा या सेफ शिफ्टर आपने देखा है 100%। तो आप कैसे कह सकते हो आपने भूत प्रेत ये सब कभी नहीं देखा? है तो काइंड ऑफ वही ना। नहीं, वो जो हार्ड बॉडी ऑब्जेक्ट में के लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल लेके, ऐसा तो कोई नहीं आया आज तक हमारे पास। आप ये सोचिए ना, मतलब जो एक वर्णन किया गया है भूत प्रेतों का कि वो ऐसे दिखते हैं, मतलब एग्जैक्टली उस फिगर में नहीं देखा आपने, अदर फिगर्स में देखा है। अब छलावा तो माइंड ऑफ इसको कह सकते, इल्यूजन भी कह सकते हैं ना इसको, क्योंकि वो हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। राइट। अब जैसे कि अब मैं लास्ट छलावे की बात करता हूँ, मैं सचिन नाम का एक लड़का है हमारे पास में कॉलेज का, वो मेरे साथ में गया है छलावे वाली जो हाईएस्ट छलावे की लोकेशन है मेरी गांव के पास में, वो वहाँ से कंटिन्यूसली ऐसे बोल रहा है खाई की तरफ देख के, ये 5 लाइटें किसने जला रखी हैं खाई में? हाँ, मतलब वहाँ खाई के अंदर नीचे जाके गाँव भी है, खाई के नीचे जाके, मतलब बहुत थोड़ा सा रास्ता है वहाँ जाने का, 1 घंटे 2 घंटे का। वो नीचे देख के बोल रहा है ये 5 लाइटें जला किसने रखी हैं, और लाइटें किसके बाप की, वो वहाँ तो सदियों से कोई रह नहीं रहा, 15-20 साल 30 साल 40 साल हो गए, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। आप लोगों को लाइट नहीं दिख रही? हमें नहीं दिख रही, कैमरे में एक हल्की सी शाइन आ रही है, अब वो तो कुछ भी हो सकता है, पत्तों में शाइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक शाइन हल्की सी आ रही थी, 5 नहीं थी वो। आप सोचो ना कितना कॉन्फिडेंट है बंदा, वो कह रहा है 1 2 3 4 और ये 5, वो कम से कम लगातार उसको रिपीट किया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और फिर वो सामने कहता है, वो सामने कोई खड़ा हुआ है, कहते दादा वो सामने खड़ा हुआ है, देखो ना वो पेड़ में खड़ा हुआ सामने टहनी में। मैं कह रहा हूँ कौन है, चल मेरे साथ, मैं उसका हाथ पकड़ ले जा रहा हूँ। कह रहा वो देखो नीचे उतरा, वो देखो जा रहा। आप सोचो ना, मैं सामने तो खड़ा हूँ, मैं भी तो साथ में खड़ा हूँ, मुझे नहीं, तो इसका मतलब क्या है छलावा? इट्स इल्यूजन। हाँ। जिसका माइंड कैप्चर कर लिया वो फंस गया, तो मतलब एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और वो जो पर्सन थे वो मेंटली ठीक थे उस टाइम पर? हाँ, परफेक्ट। उसके बाद मस्ती मारते हुए गए घर तक। उसको मैंने वो कहते हैं रेक्टिफिकेशन कह लो या क्लीनिंग कह लो इसको, हमारे पहाड़ों की रिवाज है आग, ओके ठीक हो गया। आग को छूना होता है बस, आग को छूना होता है, आग से मतलब वो कहते हैं फायर, तो फायर बहुत प्योर मानी जाती है, तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। वो बंदा लगातार वो 5 लाइटें गिना रहा था, वो फिर वो देख। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाइट शेडो तक ठीक था जो हमें नहीं दिख रहा था, इधर वो 5 लाइटें हमें नहीं दिख रही थी।
अब इसके जस्ट व्हाइट शेडो के आगे उसको प्रॉपर ब्लैक शेडो दिखाई दी। अब बड़ी बात यह है कि वो ब्लैक शेडो हमें नहीं दिख रही बहुत देर तक। मैं कितनी बार मतलब वो 100 मीटर के एरिया में कितनी बार आगे तक पहुंचा, मतलब मैं देख के आता हूँ एट द लास्ट उसकी बात सच निकली। उस ब्लैक शेडो को लेके वो कैमरे में कैप्चर हो गई है। अगर वो वीडियो भी चाहिए आपको तो वो वीडियो है मेरे पास में। वो ब्लैक शेडो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके हिल रही है करके, मतलब ऐसे ऐसे करके उसको ब्लैक शेडो ऐसे, मतलब कहते हैं ना धुएं टाइप में, तो ऐसे ऐसे धुआं टाइप में वो हिल रहा है। अच्छा सीके भाई, कैमरे में जूम करके हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो आप मेरे को शेयर करना। हाँ। ठीक है। एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, पैरानॉर्मल में, हॉरर में तो आप ऑलरेडी हो काफ़ी सालों से, बट अभी रिसेंटली मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है रिसेंटली आप काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठा रहे हो समाज सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारे लोगों के लिए, जिसमें मैं देखते रहता हूँ आपके चैनल को, तो आप कुछ ऐसे लोगों को पकड़ रहे हो जो नशा कर रहे हैं या फिर समाज में कुछ भी गलत कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हो, जो भी आपको सही ट्रीटमेंट लगता है वो आप दे रहे हो उनको। मैं बस ये समझना चाहता हूँ एज एक कॉमन पर्सन जिसको नहीं पता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे लोग करते हैं, क्यों लोग करते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बता सकते हो? कोई केस, एग्जैक्टली कोई केस मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। देखो नशा बेसिकली, बाकी सारे नशा ठीक है हमें पता है, जो नॉर्मल हमें पता होता है, दारू है, बेसिकली देखो अल्कोहल है, अल्कोहल इज लीगल इन इंडिया, राइट। कुछ ऐसा जो इलीगल हो वो बताइए। चरस और ये हैश इट्स इलीगल इन इंडिया, बट ये मैं कहता हूँ कि हमारे पहाड़ों में इतनी जड़ तक फैला हुआ है, जगह जगह पे मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं। लोग अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं इसके चक्कर में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको जड़ से ख़त्म तो करना नामुमकिन है लगभग, क्योंकि वो जो गाँव घर तक फैला हुआ है, मैं कह सकता हूँ कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि देखो ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है उन लोगों के लिए जो चरस या हैश पी रहे हैं। मैंने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो जो चरस हैश पीते हैं वगैरह जो भी करते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल ही, मतलब वो शांत रहते हैं, मतलब एक तरह से, मतलब उनके अंदर ऐसी आग नहीं देखी लड़ने वाली। इससे ज़्यादा आग तो दारू पीने वाले के अंदर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको फेवर कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझना कि मैं इसको फेवर कर रहा हूँ कि आज तुम लोग सब चरस पियो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे इंडिया में नशा फैल रहा है, जिसमें स्मैक है, पता नहीं 4-5 नए आइटम और आ गए हैं अभी, अजीब अजीब आइटम है। वो लाइंस बना के सूंघने वाले, कोकेन जिसे कहते हैं, अब हीरोइन भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता आपने नहीं। इनमें से क्या क्या कवर किए हैं? हमने इंजेक्शंस वाले लोग पकड़े हैं, हमने स्मैक वाले सूंघने वाले जो पकड़े हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे अभी तक पता नहीं आया, प्रोसेस में नहीं आया। मैंने देखा कि वो लाइटर भी होता है उनके पास में, एक फॉइल होती है, एक पाउडर होता है, उसको जलाया जाता है। स्मैक के बारे में बताओ। हाँ स्मैक ही है। हाँ, क्या क्या होता है एग्जैक्टली? एक पाउडर की फॉर्म होती है, वाइट टाइप की, वाइट या फिर आप कह लो हल्का क्रीमिश कोई पाउडर होता है। इसको ये एक फॉइल पेपर के ऊपर डालते हैं। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ट्यूटोरियल नहीं है, तो क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि प्रॉपर ये कैसे करते हैं। मैं फिर ये शायद मैं ख्याल से उसको बर्न करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, पता नहीं कैसे, और जब ब्लैक होता है तो इसको ये सूंघते कैसे होंगे पता नहीं, उसकी जो धुआं होती है उसको सूंघते हैं शायद, पता नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं है सूंघते कैसे हैं, लेकिन हाँ मैंने भी सुना है बस नाम के स्मैक कुछ होता है कि इसको सूंघते हैं। और साथ साथ में इनको एक स्मोक चाहिए होता है। स्मोक का मतलब बीड़ी सिगरेट चाहिए होती है इनको साथ में पीने के लिए। अच्छा। वो एक पफ उसका मारते हैं, एक बार धुआं सूंघते हैं, ऐसे करके नशा करते हैं। दूसरा उसी में एक इंजेक्शन आता है और इंजेक्शन की मतलब डोज ले लेते हैं। और कुछ लाइंस बना के वो सूंघने वाला भी आजकल इंडिया में आ चुका है। इंडिया में तो पहले से ही है, हमारे क्षेत्रों में भी घुसने लगा है आजकल। तो हम जनरली इनको टारगेट कर रहे हैं बिकॉज ये ऐसा नशा है कि दारू तुम आज पियोगे कल नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, परसों तुम पी लोगे, नरसों पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2-4 दिन बाद 15 दिन बाद पैसे जब इकट्ठे होंगे तभी पिएगा इंसान। ये ऐसा नशा है कि आज अगर बंदे ने किया तो कल उसको चाहिए, फिर परसों भी चाहिए, नरसों भी चाहिए, उसको कंटिन्यूसली चाहिए। इनकी सीरीज बनती है नशे की माइंड में। जहाँ सीरीज ब्रेक होती है इंसान पागल हो जाता है। इनका माइंड जो है काम करना बंद कर देता है और उसको वो चाहिए, उसके लिए वो अपने माँ बाप को भी मारने को तैयार है। कितना महंगा होता है ये सब? बहुत महंगा तो नहीं है, मेरे पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद 1200-1300 रुपए की शायद कुछ इनकी 2 बिड आती हैं, ऐसे कुछ बिड होती हैं। बिड में पेपर में लपेटे दे देते हैं थोड़ा सा, मतलब उसमें दो लोग शायद पी लेते हैं, शायद ऐसा कुछ सिस्टम है। 1200-1300 में
तो ये इनको कंटिन्यू चाहिए, इसलिए मैंने इन लोगों को घर के बर्तन तोड़ते देखा है, बेचते हुए, सॉरी तोड़ते हुए कह रहा हूँ, घर से चीज़ें चुरा चुरा के बेचते हुए देखा है। क्योंकि वो माँ बाप मेरे पास में आके लोग बोलते हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो, प्लीज़ इसको समझाओ लड़के को, आप जो कर रहे हो ना अच्छा कर रहे हो, तो आप हमारे बच्चे को समझा दो थोड़ा सा। हम समझाते हैं अपने तरीके से भी। लेकिन भाई जैसे आपने बताया कि एक दिन नहीं मिला तो ही पागल हो जाते हैं, तो आपके समझाने से मुझे नहीं लगता फर्क पड़ता होगा। क्या फर्क? हम सीरीज तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हो? उनको तोड़ के तो देखो, अब इसमें मेरे पास में कई सारे केसेस ऐसे आए जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया है काम करने के लिए। मैंने देखा कि हमारे ही क्षेत्र के बच्चे, एक बच्चे ने वो नशा किया, वो पटरी पे लेट गया, पटरी पे लेट गया, सुबह तक 2 पीस में मिला, बॉडी ऊपर पाँव नीचे, पटरी के साइड बॉडी, पटरी के साइड पाँव। दिमाग को क्या सिग्नल जाता है भाई कि आप एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो जाते हो, पता ही नहीं कहाँ हो, क्या कर रहे हो? क्या सिग्नल? ये तो सब पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि दे आर नॉट इन सेंसेस, उनके सारे सेंसेस खराब हो जाते हैं। दूसरा, सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया। तीसरा केस, एक लड़का मेरे को लगातार मैसेज करता था, कॉल करता था कि दादा मैं छोड़ना चाहता हूँ, फिर बीच में वीडियो डालेगा कि कोई माई का लाल हो मुझसे बढ़ के देख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब अनशर्ट वीडियो डालता था। फिर मेरी वीडियो देखता था, बोलता था दादा आप अच्छा काम कर रहे हो, चलो मैं भी पकड़वाऊँगा। मतलब उसका देखो, कहते हैं ना, अब वो इस लाइन में चल रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और उसकी सीरीज़ जो है ना वो चल रही है कंटिन्यू। इसके बीच में मुझको देख रहा है, उसका इंटरेस्ट है कि यार सीके दा अच्छा काम कर रहे हैं, सीके भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करना है। वो यहाँ से यहाँ आना चाहता है, लेकिन वो इस सीरीज़ को तोड़ नहीं सकता। मतलब वो चाहता है कि बाकी लोग ना जाए, इसकी अवेयरनेस फैले। टूटते ही उसको मरने वाली फीलिंग आती है फिर, या तो मर जाए, क्योंकि अगर वो सामान उसको ना मिले तो वो मर जाए, या तो वो मर जाए या फिर वो कुछ किसी को मार दे, या उसके लिए फिर वो चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे, लोगों को मार, लोगों से छीन ले, कुछ भी कर ले, किसी का कुछ भी उठा के बेच दे। ये काम ये कर रहे हैं समाज में। मुझे इस वजह से नफरत है। नफरत क्या है, मुझे इस वजह से शिकायत है। नफरत तो नहीं करता मैं उनसे, वरना कुछ और ही करते हैं हम उनके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ सुधर जाएं लोग। लेकिन ठीक है, इतना आसान नहीं है वो सीरीज तोड़ना। अब ये बंदा मुझको कंटिन्यू फ़ोन कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, दादा वो वहाँ से आ रहे हैं, चलो पकड़े चलते हैं। एक आध बार हमने इसकी इंफॉर्मेशन पे अपने काम भी करने की कोशिश करी। सडनली देखता हूँ सुबह सुबह अखबार में खबर आ रही है कि इस लड़के की फ़ोटो लगी है, इसने ब्लेड से अपना गला काट लिया। वही लड़का से? हाँ, ब्लेड से। सोचो मतलब कितना दर्द रहा होगा उसकी ज़िंदगी में कि उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया। मतलब ये गड़ अलग नहीं किया होगा, मतलब नस वस काटती होगी। तो आप सोचो, अब मेरे सामने ये कम से कम 5 से 6 केसेस आ चुके। मतलब कि वो जो लड़का था वो सुधरना चाहता था, लेकिन वो सीरीज को तोड़ नहीं पाया। हाँ, मजबूर हो गया, खुद को खत्म करना ही सॉल्यूशन समझा। हाँ। आपने जितने केसेस देखे हैं सुसाइड, डेथ के अलावा, क्या कोई पॉसिबल ऐसा हो पाया कि जिसने सीरीज तोड़ी और आज वो सही खड़ा हो? हाँ, बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कैसे तोड़ी? मोटिवेट किया है उन लोगों को, साथ रहे हैं। मोटिवेशन से काम हो जाता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मैं कहता हूँ जिसको छोड़ना है मुझसे मिलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं छुड़वाता हूँ ना। नशा मुक्ति केंद्र भी है हमारे पास में। और एक्चुअल में मैं आपको साफ साफ बता दूं, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं वो लोग भी कभी सीरीज के शिकार थे। क्योंकि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र वालों से मैंने बात करी है, वो खुद कहते हैं कि दादा भाई साहब, मैं पहले खुद इस सीरीज में परेशान था, मैं इस सीरीज में फंसा हुआ था, मैं नहीं तोड़ पा रहा था अपना नशा, मैं खुद परेशान था, मैंने कैसे तैसे करके इसको तोड़ा, सब कुछ देखा, कितना बर्बाद हुआ। वो सब देखने के बाद मैं समाज के लिए खड़ा हूँ नशा मुक्ति केंद्र खोल के, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सहा है, फेस किया है, इसलिए वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और मेरे पास में देहरादून से लेके उत्तराखंड में कई सारे नशा मुक्ति केंद्र वालों के फ़ोन नंबर हैं, और उसमें ऐसे केसेस भी मेरे पास में एक्सेप्शंस ये भी हैं कि जो इंसान परिवार से बहुत कमज़ोर है, मजबूर है, जो पैसा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मेरे पास में फ्री नशा मुक्ति केंद्र भी है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी है जो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र से रिलेटेड है, और डॉक्यूमेंट्रीज को मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक वो सही होती है ना, क्योंकि वहीं के लोग बताते हैं, उनको कवर किया जाता है। तो जो भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, रिहैब्स होते हैं, इनमें भी
एकदम से नशा नहीं छुड़वाया जाता, दिया जाता जो है। दिया जाता है धीरे धीरे करके आपको कुछ एक्टिविटीज दी जाती है। मेरा मानना है कि कुछ दवाइयों के द्वारा इनको थोड़ा सा मतलब सेडेटिव टाइप का दिया जाता है, जैसे कि एग्जैक्टली सीरीज कैसे काम करता है? हाँ एग्जैक्टली कैसे काम कुछ मेडिसिन होती हैं इनकी जो एक्चुअल में नशे का ही काम कर रही होती हैं, तो वो दे दे के इनको एक इनका सीरीज को चेंज किया था पाथ। मतलब देखो जैसे कि ये ऐसे चल रहे थे, इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई जिससे कि इनका पाथ धीरे धीरे चेंज हुआ और धीरे धीरे इनको यहाँ लाया जाता वापस घुमा के यानी कि वो एक्चुअल जो लाइफ में। वो जो मेडिसिन जो होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती है, वो काइंड ऑफ सिमिलर ही फील करवाती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ या थोड़ा थोड़ा सा कम। तो जो एकदम होती है ना कि मरने वाली फीलिंग, क्या मर जाऊं, हाँ, वो दूर हो उससे जाती है। बचाने के लिए वो उससे मेडिसिन बचाने यूज के की लिए। जाती है मेरे हिसाब से। और धीरे धीरे करके डोज कम कर दिया जाता है। वो मेडिसिन हमारे लिए कम हार्मफुल होती है या होती ही नहीं हार्मफुल? देखो वो भी तो हार्मफुल होगी मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है यहाँ तक मैंने नशा तो है उसमें। हाँ, नशा तो होगा उसमें, मेरा मानना यही है। एग्जैक्टली मैं नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जाके मैंने चेक नहीं किया है सब चीज़ों फैक्ट्स को चेक नहीं किया कि ये ऐसी कोई मेडिसिन है या ऐसे कुछ सेडेटिव्स यूज किए जाते हो, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और कई जगह पे कोई भारी नशे की जगह पे हल्का नशा देके शायद कम करते होंगे, पता नहीं मुझे इसके बारे में, इसको श्योर नहीं हूँ मैं, बट ऐसा ही होता हो। कौन लोग होते हैं जो कि जो रैकेट्स होते हैं ये सब चलाते हैं? लोकल्स होते हैं मोस्टली, बहुत सारे लोकल्स हैं। और कोई इंसान स्टार्ट कैसे करता है? कभी तो हुआ होगा ना कि लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने वो चीज़ देखी हो है। वही है ना जनरेशन, आपस में मतलब आपका ग्रुप कैसा है वो मैटर करता है। बस वही जनरेशन। तो क्यों ना पहले फ्री में देते हैं एक आध, मतलब जब तक आदत, हाँ, बिजनेस एक तरीके का कि business आदत है। लगा दो। पहले आदत लगाते हैं तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वही बेचते भी हैं, जो मतलब इसको आदत पड़ जाती है ना। अब जैसे कुछ, जैसे कि अब एक बंदा है उसके पास पैसे है ही नहीं, उसको आदत लगवा दी, अब उसको फ्री में ही मिलेगी हमेशा, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा बेचने का। यानी आपके पास पैसा नहीं है तो आप डीलर बन जाओ या पेडलर। बीच का नेटवर्क पेडलर। हाँ राइट, पेडलर बन जाओ, ये तरीका होता है। और बच्चे फंसे रहते हैं, कई बच्चे हैं मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और बाहर भी निकल रहे हैं। अच्छा यार, आप बता रहे हो कि ये इलीगल है, लेकिन इलीगल होते हुए भी इतना बड़ा मतलब इसका मार्केट है, और कहीं ना कहीं तो भाई ये चरस गांजा जो भी है शायद उगाया जाता होगा, जैसे भी बनता हो। मेरे को नहीं चरस पता। गांजा तो उगता है, लेकिन ये तो बाहर से आ रहा है। तो क्यों उग रहा है वो? नहीं, चरस गांजा तो एक पौधा है ना, वो तो चलो पौधा है, वो तो जंगली पौधा है, वो तो उगेगा। जहाँ जंगल है वहाँ वो उग जाएगा। और एक्चुअल में उसका मेडिसिन में भी रोल है, क्योंकि जो भांग के जो बीज होते हैं उनका बहुत कुछ बनता है हमारे यहाँ पहाड़ में, बहुत सारी डिश बनती है, उसमें नशा नहीं होता, बस बता दूं पहले ही। भांग की जो बीज होते हैं उसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चटनी बनती है हमारे यहाँ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रायते में डालते हैं, कई चीज़ों में डालते हैं। तो वो तो उगेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। अब वो पत्ते किसके आप उसका गलत उपयोग कर रहे हो तो फिर वो गलत बात है ना। लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे हल्का नशा कौन सा है? नहीं पता, कह नहीं सकते। नहीं पता। और सबसे कम हार्मफुल? कह नहीं सकते मेरे जैसे आपने अभी कंपेयर किया स्टार्टिंग में कि अल्कोहल से बेटर है वो। मैंने कभी ये नहीं कहा अल्कोहल इज बेटर। नहीं अल्कोहल, एक शराबी जो रोज पी रहा है वो गधा ही है, ठीक है। नहीं वो तो है। एक शराबी जो रोज पी के घर में मारपीट कर रहा है ना, वो गधा ही है, वो गधा ही रहेगा। और मेरे हाथ चढ़ेगा तो मार भी खाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने देखा है घर बर्बाद करते हुए लोगों को, और मैंने कई लोगों को इस चीज़ में, मतलब फैमिली को, ये यहाँ काउंसलिंग कह लो या आप हमारी अपनी टाइप की काउंसलिंग होती है, वो दी है मैंने। मेरी एक चीज़ याद आई, आपने अपने साथ एक चीज़ लेके आए थे, एक इक्विपमेंट कह लो जो भी उसको कहो, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। नहीं, वो तो फिर और लोगों के लिए है। मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकता हूँ लोगों को? दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेके आता हूँ। क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। दिस इज लाइक कि एक स्टन गन टाइप की कह सकते हैं उसको आप, जिसमें मतलब ये ऑन कर दिया हमने, और जो भी मतलब लाइक उपद्रवी है या जिनको इनकी ज़रूरत है, और बाकी वैसे मैंने इसको, जैसे कैंपिंग हम करते हैं तो जानवरों से सेफ्टी के लिए भी लिया है। इसकी आवाज़ सुन के भी जानवर भाग जाते हैं। सुनाइए। ओह, मतलब एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है ऐसा कुछ कि टॉर्च भी है? टॉर्च थी इसमें। तो ये देखो, जनरली हमें ऐसे इंसानों में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसान नहीं रह गया तो फिर उसमें प्रयोग करना पड़ता है। बाकी जंगल सेफ्टी के जनरली यूज़ की जाती है। बाकी इसकी आपने करंट की तो देख ही ली। टॉर्च भी है ये? टॉर्च थी, ये ख़राब हो गई शायद। अच्छा,
ये कभी आई डोंट नो किसी ने, हमारे लड़के ने इसको इस तरह से भी यूज़ कर लिया था, ओह, तो तब से टॉर्च नहीं चल रही इसकी। बाकी ये चलती है इसकी, और जो इसका जो जिसको ये लगती है वो वही बता सकता है भाई ये कितनी खतरनाक है एक्चुअल में। आवाज से पता लग रहा है भाई। लेकिन ये एक कोई वेपन नहीं है, जस्ट इट्स अ सेफ्टी किट। ये सबके पास होनी चाहिए। मतलब कोई जानवर हो या कुछ भी ऐसा, वो हाँ। दूर हो जाएगा आपसे। हाँ, ये सेफ्टी किट होनी चाहिए। वेपन तो नहीं कहूँगा, वेपन कभी दिखाए भी नहीं जाते और हम उनको शो नहीं करते कभी भी, क्योंकि वो चीज़ें हम इस्तेमाल भी तब करते हैं जब हमें किसी से डिफेंस चाहिए हो, एक्चुअल में हम सच में किसी खतरे में हो, तब वो वेपन बाहर निकाला जाता है। तो दिस इज़ नॉट अ वेपन बट इट्स काइंड ऑफ, ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होना ज़रूरी है, सबके पास होना चाहिए, मैं मानता हूँ। आपके आसपास के जो लोकल्स हैं वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको पैरानॉर्मल में देखना, इन्वेस्टिगेशंस में देखना, हॉरर स्टोरीज बताना, फिर एकदम से कुछ ऐसा करना, नशे के खिलाफ जाना, ये सब जाना, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या फिर उसको एक एक्ट ऑफ काइंडनेस या फिर एक ऐसा एक्ट जो आप सहानुभूति के लिए, व्यूज़ के लिए बटोरने के लिए करते हैं, ऐसा कोई कहता है आपको? सब कुछ समाज सेवा भी तो है ये। हम जो, चलो पॉडकास्ट तो अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बार बार कौन जाएगा लोकेशन पे, मैं साफ बोल रहा हूँ, इतना लोकेशन पे कौन भागेगा, इतना पैसा कौन खर्च करेगा कि हम लोकेशन पे जा के रात काली करके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी खोजनी है जहाँ से हम पैसा अपना अर्न कर सकें, जिससे हम अपनी जीविका चला सकें। तो हम लगातार तो रात काली नहीं कर सकते ना। तो अब दैट्स वाई आई शिफ्ट किया है खुद को ये पॉडकास्ट और स्टोरीज, नरेशन, इन सब चीज़ों पे। इन जनरल जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी तो पार्ट ऑफ काइंडनेस ही था, एक्ट ऑफ काइंडनेस जैसे आप कह रहे थे, क्योंकि हम लोगों को सच दिखा रहे थे, लोगों का भ्रम, लोगों के दूर, लोगों का डर, लोगों की चीज़ें मिटा रहे थे कि वो नहीं होता जो तुम सोचते हो। बचपन से हमें जो बताया गया कि वो वहाँ सफ़ेद साड़ी में आएगी और सर कटा आएगा, वो ऐसा आएगा वैसा आएगा, इट्स परसेप्शन ऑफ माइंड। माइंड का परसेप्शन बनता है, सबकॉन्शियस उसको इमेज देता है, दैट्स वाई हम कुछ देख पाते हैं। लेकिन जो देख रहे हैं वो जनरली कैमरे पे कैप्चर नहीं होता है। किसी के पास कैप्चर हुआ है तो वो डिसॉर्टेड, फॉगी, मिस्ड, इस टाइप के ही कैप्चर हुए हैं। और क्लियरली तो नहीं हुआ है, एज अ प्रूफ हम बात करें, और अगर कोई कह रहा है तो भाई या तो सच में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख गया है या तो कुछ ना कुछ झोल है, सीधी सी बात। और फिर हमारी साइंस के बियॉन्ड आता है हमारा अध्यात्म, जो इन चीज़ों को मानता है। और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बोल दूँ आई एम एक्सपर्ट, मैंने सब कुछ जान लिया, तो बेवकूफ़ी है। जो अपने आप को एक्सपर्ट कहता है या नंबर 1 कहता है, जो अपने आप को सोचता है कि उसने सब कुछ सीख लिया, मैं कहता हूँ वो इस कम्युनिटी का, क्या किसी और कम्युनिटी का, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ये पैरानॉर्मल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबसे बड़ा गधा वही है। तो ठीक है भाई, जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया, अभी दोबारा से बताया कि एग्जैक्टली हमें जैसा बताया जाता है कि कोई फिगर दिखेगी, कोई साड़ी में दिखेगी, एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखते, कुछ ग्लिम्स दिखते हैं, कुछ फिगर्स दिखते हैं, शेप्स दिखते हैं, फोगी से कुछ ऐसा दिखेगा, और वो भी बहुत रेयरली कुछ लोग होते हैं जिनको दिखता है। एक स्टोरी है, रियल है, जिसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। सब्सक्राइबर का अच्छा, तो घर का मैप था वो? हाँ, वो घर का मैप था, उसने शेयर की थी, घर का थोड़ा स्ट्रक्चर हमें बताया था। मडगांव की स्टोरी है। एक लड़की है जिसकी एज अराउंड 25-26 साल अभी रही होगी, और ये तब की है जब वो अपने कॉलेज टाइम में थी, यानी, और साथ में कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी कर रही थी। मडगांव की स्टोरी है। लड़की का नाम है अर्पिता। अच्छा। अर्पिता ने बताया कि जब 2000 शायद 20 या 21 में वो मडगांव थी, वो शिफ्ट हुई थी जस्ट अपने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में कुछ प्रिपरेशन के लिए, और वहीं पर ही उनके ही गांव का कोई एक लड़का था जो रहता था, और उनके ही गांव से, मतलब आसपास के गांव से ही करीब 8 से 9 लड़के भी रहते थे जो काइंड ऑफ उनके कजिन्स थे, सभी भाई बहन वाला था सिस्टम। तो लड़की पहले तो अलग रहती थी, बट इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, और फिर घर वालों ने बोला कि मैं नहीं हूँ, हम नहीं हैं वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए, ऐसे ऐसे, तो एक काम करो, ये
जो तुम्हारा कज़न है, जो तुम्हारा भाई है, उनकी खुद की पीजी थी जो उन्होंने रेंट पे ले रखी थी। एक क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऐसे ले रखा था। तो 2 या 3 फ्लोर का था जिसमें 5 या 6 रूम थे, ऐसा था। तो उसने ले रखे थे, 8-9 लड़के रहते थे। तो उसी में एक रूम उसको दे दिया गया कि कोई नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मतलब पीजी टाइप का था वो? पीजी टाइप का था, जो उसके भैया ने, गांव के एक भैया ने, जो कि उसका कजिन था, मतलब आस पड़ोस में ही लगता था, कजिन लगता था, उसने ले रखा था। तो उनके पास शिफ्ट हो जाती है कि यार एटलीस्ट कोई तो है जो आसपास जिसको जानती है। वो सभी को जानते, सभी उससे छोटे थे, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, सभी अपनी जॉब की प्रिपरेशन या जो भी एग्जाम्स था उनकी प्रिपरेशन करते थे। तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी वहाँ रहने में, क्योंकि सभी लोग छोटे हैं उससे। ठीक है, वो थी करीब 21-22 साल की, बाकी सब वही 17-18, 19 साल, इस साल। सबसे बड़ी थी मतलब वो? सबसे बड़ी थी। जो भैया थे वो उससे बड़े थे, और भैया की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। तो जब उसकी वो तबीयत खराब हुई तो वो शिफ्ट कर ली, और उनको एक रूम दिया गया जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, और उसमें एक खिड़की थी बस वेंटिलेशन के लिए। और उसका जो दरवाज़ा था ना भाई, दरवाज़ा मैं कैसे बताऊँ, जैसे थोड़े पुराने दरवाजे हो जाते हैं ना, जो फूल जाते हैं या फिर बहुत ही टाइटली बंद होते हैं वैसे, और खोलने के लिए भी पूरी जी जान लगानी पड़ती है, इस टाइप का दरवाज़ा था। और वहाँ पे करीब 5 रूम थे, 2 फ्लोर्स पे, 2 या 3 फ्लोर पे 5 रूम्स थे, 2 रूम नीचे, 2 रूम ऊपर, 1 रूम शायद छत पे। इस तरीके से स्ट्रक्चर था उसका। तो वो रह रही थी सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे एक रूम था उसमें। तो उसकी तबीयत खराब थी और वो आ गई। अब अगले दिन ना जो भैया थे उसके, उनके भैया को किसी काम से गांव जाना पड़ा। अब वो चले गए। अब करीब सुबह 10 बजे उसकी आँख लग गई, क्योंकि तबीयत खराब थी इसलिए दिन में उसकी आँख लग गई, और मुश्किल से आँख लगी होगी करीब 10 मिनट के लिए। अब उस 10 मिनट में उसने क्या फील किया कि एक तो वो खुद कंफ्यूज है कि पता नहीं उस टाइम मैं सोई थी या मैं जगी हुई थी, लेकिन जैसी चीज़ें थी वो एक्चुअली में एकदम रियल लग रही थी। उसको ऐसा लगा कि उसका जो दरवाज़ा है ना, वो किसी ने नॉक किया है, और दरवाज़ा एकदम बड़ी ही ज़ोर से खुला है। एकदम से उठती है, उसको बहुत अजीब लगता है कि यार कौन आया होगा, किसने दरवाज़ा नॉक किया, मतलब किसने दरवाज़ा एकदम से खोल दिया। हालांकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। बंद ही है दरवाजा अभी भी? दरवाज़ा नहीं, अंदर से बंद करके सोई थी वो। दरवाज़ा अंदर से बंद है, और बंद था मतलब जब सोई वो। और वो एकदम से उठ के देखती है कि कौन आया होगा, ये सपना था, सच था, क्या था। उसको कोई मतलब थोड़ा सा लगा, पता नहीं कि उसको ना वियर्ड फीलिंग आ रही थी, नॉर्मल फीलिंग नहीं थी। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं यार, इतने सारे लोग किसी नॉक कर दिया हो कुछ काम से, लेकिन उसको ना बड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब उसके बाद उठ के देखती है, दरवाजा एक्चुअली में खुला हुआ था। उठती है, बंद कर देती है। अब उस दरवाजे को खोलना कोई मतलब बच्चे का खेल नहीं था। वो दरवाजे खोलने बहुत, दरवाजा वैसे भी वो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, ठीक है ना। तो उठती है, देखती है कोई नहीं यहाँ, देखती कोई आया हो किसी काम से, कुछ भी ऐसा हो, तो कोई नहीं है। उसके बाद वो वापस से लेट जाती है। अब वापस उसको ऐसा फील होता है कि एकदम से कोई एक लड़का जो उन्हीं ग्रुप में था, वो एकदम से आके ना उसके सर के पास खड़ा हो गया है, और उसको पूरा फील हो रहा है कि खड़ा है, लेकिन वो ना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। एक तो आपने स्लीप पैरालिसिस सुना होगा, लेकिन वो जगी हुई थी, आंखें खुली हुई है, वो लड़का उसको दिख रहा है अपने पास में, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। अभी 10 मिनट पहले जो हुआ ना तो वो बता पा रही है, ना तो उससे पूछ पा रही है कि भाई तुम क्यों आए हो, कैसे आए देख हो, रही है उसको, देख रही है। सबसे अजीब बात ये कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने अभी उठ के दरवाज़ा बंद किया था, बट वो लड़का उसके पास खड़ा है, सर के एकदम पास। एक्चुअल में वो दरवाजा खुल गया था वो? हाँ खुला था। अच्छा, ठीक है ना। उसको बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर पाई ना, पूछ ही नहीं पाई कि एग्जैक्टली तुम कैसे आए, दरवाजा कैसे खोला, क्यों आए हो, क्या काम है। कुछ बोल ही नहीं पा रही है, बस ऐसे देखे जा रही है। फ्रीज है, फ्रीज है एकदम, ये चीज़ है। उसके बाद वो कैसे न कैसे करके थोड़ा उठती है, तो फिर देखती कोई नहीं है, और दरवाज़ा सच में खुला हुआ है। ठीक है, दरवाज़ा सच में खुला हुआ है, यानी कि कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं था। अब वो एग्जैक्टली जब उस लड़के को देखती है तो उसको पता लगता है कि वो लड़का तो जा चुका है। मतलब यहाँ नहीं था वो, अपने पता नहीं कॉलेज गया कि स्कूल गया, किस, वो वहाँ रहता ही नहीं है अभी फिलहाल, वो वहाँ पे नहीं है, वो सुबह निकल चुका है। अभी वो यहाँ पे नहीं है, सुबह निकल चुका है। अब वो बताए तो किसको बताए, भैया भी नहीं है, तो उसने किसी को नहीं बताया कि बाकी सब छोटे, यार मैं ऐसे करूँगी तो ये लोग भी डर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आ गया कि यार यहाँ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब 1 या 2 दिन बाद भैया आते हैं, और भैया इस बार अपनी वाइफ के साथ आते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो उनकी जो वाइफ थी वो इसी का रूम शेयर करने लगती है। तो अब ये ट्राई करती है उनको बताने की, या फिर उनसे पूछती है कि दीदी आपको या भाभी आपको कुछ फील होता है यहाँ पे कुछ अजीब सा। तो भाभी कहती है कि यार ये चीज़ ना मैं तेरे से पूछने वाली थी।
अच्छा, यही चीज़ मैं तेरे से पूछने वाली थी। क्योंकि उन्होंने भाभी वहाँ रह चुकी है पहले। नहीं, भाभी अभी आई है फर्स्ट टाइम, अच्छा। 1 या 2 दिन या कुछ घंटे हुए होंगे शायद। तो उनको बताती, अभी तक तो उसने किसी को बताया नहीं था, जो भी फील किया, भैया भी नहीं था, और बाद में आई तो भाभी आई, तो उनको लगा कि इनको मैं बताती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि, क्योंकि उनको फर्स्ट डे पे ही फील हो फील हो गया था। फील हो गया था। तो वो भाभी बताती है उनको कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब एक ही दिन हुआ था तो शायद अभी नहीं पता लगा, तो उसको फिर से हो गया यार, पता नहीं मैं बताऊँ ना बताऊँ, कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। लेकिन उसको ना उस घर में कुछ सही नहीं लगता था, खासकर उस कमरे में। बाकी कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, अब ये चीज़ें ना उसके डेली बेसिस पे होने लगी कि कोई उसको लगता है कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, दरवाज़ा उसने बंद किया है बट दरवाज़ा खुल गया है, ये सब चीज़ें। और एक रात को क्या होता है, रात को करीब 11-12 बजे वो सो रही है, और उसको एकदम से ऐसा फील हुआ है कोई बच्चा, बहुत छोटा बच्चा 4-5 साल का, एकदम भाग के ना उसके पास आया है और उसके पास आके खड़ा हो गया है। अब वो वापस से वही वाला सीन, वो देख रही है उसको, भाभी सो रही है साइड में, ठीक है ना, लेकिन ना तो उसको उठा पा रही ना कुछ और उसके बाद वो क्या करती है कि जैसे उसको थोड़ा सही फील होता है, भाभी को उठाने की कोशिश करती है, भाभी को उठाती है, भैया को कॉल करती है और भैया को बोलती है कि बताती जो भी हुआ कि आप नहीं थे तो मेरे साथ ऐसा फील हुआ, ये हुआ वो हुआ, अभी मेरे को एक बच्चा आया, कोई दरवाज़ा किसी ने नॉक किया था, ये किया था। और लेकिन जब वो उठती है तो दरवाज़ा बंद था एक्चुअली में, और भैया जो है वो आके कहते हैं कि यार तुम्हारा जो दरवाज़ा है ना वो बाहर से बंद था। ये अजीब सी चीज़ है कि उनका दरवाज़ा किसी ने बाहर से कुंडी लगा रखी है। अब किसने लगाई वो नहीं पता, बट उनके भैया आते हैं जब कॉल करती है तो भैया दरवाज़ा खोलते हैं, उनको कहते हैं कि बाहर से तुम्हारे दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं मुझे पहले नॉक फील हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कोई बच्चा भाग के आया है और मेरे पास यहाँ पे खड़ा है, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही, ना तो मैं भाभी को जगा पाई। भाभी को बताया तो भाभी अब यहाँ पे बताती है कि हाँ अब ये 2-3 दिन हो गए थे क्योंकि, तो भाभी बताती है कि हाँ अब मुझे कुछ फील हुआ, मुझे ना रात को ना पायलों की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुनगुना रहा हो, बच्चा खेल रहा हो, बच्चे की आवाज़। वहाँ पे हालांकि काफ़ी लोग थे, बट बच्चे की आवाज़ एक अलग ही समझ में आती है भाई, ठीक है। अब उसके बाद में वहाँ पे कुछ दिन के बाद में ये बात बता के हो जाती है ख़त्म। भैया उनको कुछ भी कह देते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो है तो कुछ हुआ होगा, कोई इल्यूजन होगा। लेकिन एक चीज़ अजीब ये थी कि उनका दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया। अब वहाँ पे इतने सारे लोग थे तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता कोई भी, मतलब है ना। लेकिन ये चीज़ थी कि कोई भी बंद क्यों करेगा, मेन बात ये भी है ना। और ये सब चीज़ें थी। अब उसके कुछ दिन बाद में क्या होता है कि जो भाभी थी वो कुछ दिन नहीं लाई थी, वो चली जाती है। अब वो लड़की वापस से हो गई अकेली। अब गांव से ही 2 लड़के और आते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे गांव में लोगों को कहीं जाना है किसी भी चीज़ के लिए, और वहाँ पे पता है कि यार वहाँ पे अपना ही कोई है, तो सब लोग ट्राई करते हैं यार जब पीजी खुद की है, खुद के गाँव के लोगों की है, तो सब ट्राई करते हैं अरे वहीं जाके ले लेना। 2 लड़के आते हैं, वो भी एज में छोटे ही होते हैं, वही कोई 18-19 साल के ही होते हैं। 2 आते हैं और उनको ना ऊपर वाला रूम मिलता है, जो मैंने बताया ना छत पे एक रूम था, वो मिलता है। रात को सो रहे थे बाहर चारपाई डाल के, छत पे ओपन में सो रहे थे, और वो दोनों बताते हैं कि उनको ना पायल की आवाज़ आई, कि जैसे पायल की आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है। और उस बिल्डिंग के साथ में ही ना एकदम खाली जगह थी जहाँ पे ढेर सारे पेड़ थे, और उनको ऐसा फील हुआ प्रॉपरली, दोनों ने देखा, दोनों ने पायल की आवाज़ सुनाई थी और दोनों ने ही देखा पेड़ के ऊपर कोई एक लेडी एक छोटे बच्चे को लेके बैठी है पेड़ के ऊपर, और उसका जो पल्लू है ना भाई, साड़ी, वो पूरा ऐसे नीचे लटक रहा है, साफ दिख रहा है लहराता हुआ। अब आप सोचो, आप रात को एकदम आँख खोल रहे हो, छत पे सो रहे हो, आपके सामने एक पेड़ है, अभी रिसेंटली पायल की आवाज़ से आप जगे हो, और आपने देखा कोई लेडी हाथ में बच्चा लिए, गोद में बच्चा लिए, पेड़ पे बैठी है, सामने क्लियरली दिख रही है, उसका पल्लू उड़ता जा रहा है। आप क्या प्रोसेस करोगे, उसको क्या समझोगे, दोनों को दिख रही है।